Good morning, dear students. I am Mandakini Dubey, lecturer in Civil Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So today we will start with our unit number 6, that is columns. The topics that we are going to cover in this session are 6.2 and 6.3, that is Euler's theory, assumptions and calculations. Okay, so in the previous video what we have seen, इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, वी हैव सीन कॉलम, कि कौन से टाइप के कॉलम रहते हैं ना, कौन से कॉलम थे, शॉर्ट कॉलम थे और लॉन्ग कॉलम थे. हमने देखा कि फेलियर किस तरीके का होता है, कि शॉर्ट कॉलम जो है वो काय में फेल होता है, वो क्रशिंग में फेल होता है. जो लॉन्ग कॉलम है वो काय में फेल होता है, वो बकलिंग में फेल होता है. बकलिंग का मतलब होता है वो बेंडिंग में फेल होता है. ठीक है, ये वीडियो में हम क्या देखेंगे, वी विल सी द यूलर्स थ्योरी एंड assumptions and calculations. So now we will see the learning outcomes that will be achieved during the session. Calculate the limitations of Euler's theory for the given data. ठीक है, now we will see the course outcome that will be mapped. Check the column safety for various loading and end conditions. So now we will see the Euler's theory. ठीक है, Euler's theory में हम देखेंगे कि क्या होता है. The Euler's theory states that the stress in the column due to direct load is small compared to the stress due to buckling failure. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्ट्रेस, यूलर थियरी क्या बोलती है कि जो स्ट्रेस डेवलप होता है कॉलम में ड्यू टू डायरेक्ट लोड. स्ट्रेस मतलब क्या है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है. स्ट्रेस क्या है, बॉडी के अंदर से डेवलप होने वाला एक रेजिस्टेंस है. क्या बोल रहा है कि बाहर से जब आ रहा है, डायरेक्ट लोड आ रहा है कॉलम पे, तो जो स्ट्रेस डेवलप होने वाला है वो क्या रहेगा, कम रहेगा. मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉडी में वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू व्हाट, टू द स्ट्रेस ड्यू टू बकलिंग फेलियर. यानी बकलिंग, जब बॉडी बकल होने लगेगी, जब बॉडी बेंड होने लगेगी तो बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप करेंगी. यूलर्स थ्योरी का यही कहना था. यूलर्स थ्योरी ने क्या बोला कि अगर ऊपर से डायरेक्ट लोड आ रहा है हमारे कॉलम पे तो जो वो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो क्या रहेगा, कहीं ना कहीं कम होगा. किससे, अगर हमारी जो बीम रहेगा उस पर, कॉलम पे जब बकलिंग आएगा, जब बेंडिंग आएगा तो हमारा जो कॉलम रहेगा वो क्या डेवलप करेगा, ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगा. इट हैज़ टू टाइप्स, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम. हमने पहले ही पढ़ा था कि दो तरीके के कॉलम होंगे, एक तो लॉन्ग कॉलम होगा और दूसरा कौन सा कॉलम होगा, शॉर्ट कॉलम. नाउ वी विल सी द फॉर्मूला फॉर यूलर्स थ्योरी. PE will be equals to pi square EI minimum by LE square. यहाँ पे क्या बोला है, PE is nothing but the load. We will see pi square into EI. I minimum क्या है, it is the inertia. LE square, LE is nothing but the effective length. effective length मतलब वो लेंथ जो बेंड हुई है, जो कर्वेचर में आई है, that is known as the effective length. और हर एंड कंडीशन के लिए जो इफेक्टिव लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, अलग रहेगी. नाउ वी विल सी द यूलर्स थियरी एंड अजम्पशंस. अब यूलर ने कोई थियरी बनाया, ऑब्वियसली कोई इंसान थियरी बनाता है तो उसमें वो अजम्पशंस भी बताता है कि भैया ये ऐसा रहने वाला है. अब इसमें क्या बोला है, द मटीरियल ऑफ द कॉलम इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर. वी हैव स्टडीड प्रीवियसली दैट, वो भी सब यही एक बेसिक बताते हैं कि द मटेरियल, कॉलम जो रहता है हमारा, जो वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है कॉलम, तो वो क्या बोला है उसने, परफेक्टली होमोजीनियस. इट इज़ परफेक्टली होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ऑल राउंड उसमें जो मटेरियल यूज्ड हुआ है वो सेम क्वालिटी का है, सेम टाइप का है, एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर. दूसरा क्या बोला है, द कॉलम इज लॉन्ग इनफ एंड इट फेल्स ड्यू टू बकलिंग ओनली. यहाँ पे उसने एक असम्पशन ये भी माना कि भैया जो कॉलम है ये क्या है, बड़ा है, ये छोटा कॉलम नहीं है जो क्रश हो जाए. ये क्या है, ये बड़ा कॉलम है जो काय में फेल होगा, अगर होगा तो ये बकलिंग में ही फेल होने वाला है, ये और कोई इसमें फेल नहीं होने वाला है. थर्ड में क्या बोला, द लोड ऑन कॉलम इज एग्जैक्टली वर्टिकल एंड एक्सियल टाइप. क्या बोला है कि जो लोड है कॉलम में वो कैसा है, एग्जैक्टली वर्टिकल है. वर्टिकल यानी ऊपर से डायरेक्ट लोडिंग आएंगी, एंड एक्सियल टाइप यानी ऊपर से कॉम्प्रेशन साइड से नहीं आने वाला है. कॉम्प्रेशन कहाँ से आने वाला है, ऊपर से आने वाला है, और वर्टिकल टाइप में आने वाला है, और एक्सियल टाइप का होने वाला है. अब फोर्थ में क्या बोला है, द सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इज निगलेक्टेड. हमने जो सेल्फ वेट था कॉलम का, ऑब्वियसली कॉलम में तो भैया उसको कुछ ना कुछ तो वेट होगा, तो हमने उसको क्या किया है, निगलेक्ट किया है. नाउ अब और क्या बोला है, द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशंस. हमने क्या बोला कि कॉलम जो है वो क्या है, स्टार्टिंग में यानी बकलिंग होने के पहले कॉलम क्या है, स्ट्रेट ही है, एंड ऑफ यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशंस. उसके जो डायमेंशंस है वो क्या है, यूनिफॉर्म है. ऐसा नहीं है कि एक साइड से
लेंथ बड़ी है, दूसरे साइड से छोटी हुई है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द कॉलम इज स्ट्रेस्ड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या था कि जब हम लोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है कि जितना हम बॉडी में लोड लगाते जा रहे हैं, हमने ग्राफ में पढ़ा था ना कि जितना हम लोडिंग लगाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा था, बॉडी में उतने चेंजेस आने लग रहे थे, और ये चेंजेस को क्या बोल रहे थे हम, स्ट्रेन बोल रहे थे। और ये स्ट्रेन को रोकने के लिए ही बॉडी क्या डेवलप कर रही थी, स्ट्रेसेस डेवलप कर रही थी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यही है कि जितना हम बॉडी में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, बॉडी उतना स्ट्रेस डेवलप कर पा रही है। यानी जितना बॉडी में चेंज आने की कोशिश कर रहा है उतना ही बॉडी उसको रोकने में सक्षम हो रही है। ठीक है, दैट रेशियो इज नोन एज द रेशियो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब कोई भी चीज़ रहती है, फॉर एग्जांपल समझो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ना? अगर समझो, ठीक है, हमारा कोई भी चीज़ है, हमारा बेंच समझो, क्लास में एक बेंच रखा है, बेंच के ऊपर हमको पता है कि अगर 2 इंसान खड़े होंगे तो वो टूट जाएगा, पता है ना हमको। हमको अगर समझो बेंच को डिज़ाइन करना है, हमको बेंच की क्या करना है, डिज़ाइन करना है। हमको ऐसा डिज़ाइन करना है कि 2 इंसान जब उस पर खड़े हो तो वो टूटे ना, तीसरा भले खड़े हो जाए तो वो टूट जाए, ऐसा हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो क्या हम रियल में वैसा ही डिज़ाइन करेंगे क्या? नहीं, हम उसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक पॉइंट ऐसा डालेंगे कि अगर वो 2 का हमको बोला है तो हम उसको ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि भैया 3 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो वो टूटना नहीं चाहिए। हो सकता है ना, क्योंकि फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए, तो इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या बोलेंगे, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी? इट इज़ द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू द सेफ लोड। मतलब जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी बकलिंग लोड आ रहा है, मतलब वो लोड जिस पे हमारा जो कॉलम है जो बकल हो रहा है अपॉन सेफ लोड। बकलिंग लोड मतलब एक वो लोड जिस पे हमारा कॉलम क्या हो रहा है, बकल हो रहा है या बेंड हो रहा है, अपॉन द सेफ लोड, यानी जिस पे हमारा कॉलम जो वो बकल नहीं होगा। Therefore सेफ लोड इज PS। सेफ लोड को क्या बोलेंगे, PS बोलेंगे। इट इज़ द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ वी विल सी द रंकाइंस थियरी। रंकाइंस थियरी क्या बोलता है, यूलर्स वॉज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम ओनली। ठीक है, यूलर्स थियरी हमने क्या पढ़ी, लॉन्ग कॉलम के लिए पढ़ी, बट शॉर्ट कॉलम का क्या शॉर्ट कॉलम को बेचारे को हक नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके लिए कौन आगे आया, उसके लिए रंकाइंस आगे आया। उसने बोला कि भैया जो यूलर्स था वो तो सिर्फ लॉन्ग कॉलम का ही कर रहा था, पर छोटे कॉलम कहाँ जाएंगे, तो उनका जिम्मा किसने उठा लिया, रंकाइंस ने उठा लिया। यूलर्स वर एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम ओनली, सो रंकाइंस सजेस्टेड एम्पेरिकल फार्मूला फॉर शॉर्ट कॉलम्स। तो आया रंकाइंस किसके हक में आया, शॉर्ट कॉलम्स के लिए आया, और उसने क्या डिराइव किया, एक फार्मूला डिराइव किया। उसने बोला कि भैया अगर हमारा जो यूलर्स भैया है वो सिर्फ क्या कर रहा है, लॉन्ग कॉलम के लिए बता रहा है, पर मैं तुमको भी इंसाफ दिलाऊंगा मैं, और तुमको क्या करूंगा, शॉर्ट कॉलम को भी न्याय दिलाऊंगा। और उसने क्या किया, वहाँ पर फार्मूला बनाया। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो एम्पेरिकल फार्मूला है शॉर्ट कॉलम्स के लिए जो रंकाइंस ने बनाया वो क्या रहेगा, इट विल बी PR विल बी इक्वल्स टू सिग्मा C इंटू A अपॉन I प्लस अल्फा। क्या है, PR विल बी इक्वल्स टू सिग्मा C इंटू A अपॉन I प्लस अल्फा, जहाँ पे सिग्मा क्या है, इट इज़ नथिंग बट द स्ट्रेस। सिग्मा इज द स्ट्रेस, A विल बी द एरिया, 1 इज कॉन्स्टेंट, एंड अल्फा वी विल सी इट इज़ अ कांस्टेंट। जहाँ पर देखा है PR इज अ रंकाइंस क्रिपलिंग लोड। PR मतलब क्रिपलिंग लोड है, यानी ऐसा लोड जिस पर कॉलम क्या होने लगेगा, क्रिपल होने लगेगा, बेंड होने लगेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वही लोड निकालना है ना। हम क्यों निकाल रहे हैं लोड, ताकि हम हमारे कॉलम को फिर उस तरीके से डिज़ाइन कर सके कि भैया अगर इतने लोड पे वो बकल हो रहा है तो हम उससे ज़्यादा उसको बनाएंगे कि वो बकल ना हो पाए, है कि नहीं है। ऑब्वियसली हमको अगर समझो, हमने जैसे बेंच का डिज़ाइन मैंने आपको बताया कि हमने उसको डिज़ाइन किया कि भैया इसमें 2 लोग खड़े होंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए। तो जब हमने उस पर लोड लगाए होंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना, तो हमको लोड जानना बहुत ज़रूरी है। तो PR इज़ नथिंग बट द क्रिपलिंग लोड। सिग्मा C इज़ द अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस यानी
कितना वो रेजिस्टेंस दे पा रहा है क्रशिंग को रोकने के लिए। अल्फा इज द रंकाइंस कांस्टेंट, अल्फा क्या है, रंकाइंस कांस्टेंट है। कास्ट आयरन के लिए 1/1600 रहेगा, माइल्ड स्टील के लिए 1/7500 रहेगा, और रॉट आयरन के लिए क्या रहेगा, 1/9000 रहेगा। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, पी आर विल बी इक्वल्स टू सिग्मा सी बाय इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन एल ई अपॉन के मिनिमम का स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है, के इज नथिंग बट द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। बताया था मैंने इसके पहले कि मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। Now we will see the key points that we have covered. We have seen the Euler's theory. We have seen Euler's theory assumptions, factor of safety, safe load PS, Rankines theory. Thank you.